हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जड़, तना और पत्ती की आकारिकी, आंतरिक आकारिकी, ठीक है। अनुप्रस्थ काट, जिसमें हम लोगों ने अनुप्रस्थ काट करके स्लाइड बना के उसकी संरचना कैसी होती है वो पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम लोग जड़ एवं तना में द्वितीयक वृद्धि। पादपों में जो जड़ होता है और उसमें तना होता है, उसमें द्वितीयक वृद्धि कैसी होती है, क्या होती है वो देखते हैं। अगर पत्तियों की बात करेंगे तो पत्तियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, यह जड़ एवं तना में पाया जाता है। लेकिन अगर इसोना, थूका, एलॉय आदि को छोड़कर बाकी सब के एक बीजपत्रीय तना में द्वितीयक वृद्धि की क्रिया नहीं पाई जाती है। क्लियर? अगर एक बीजपत्रीय को छोड़ देंगे कुछ तो उसमें द्वितीयक वृद्धि की क्रिया नहीं पाई जाती है। पौधों के शैशवावस्था में सभी उत्तक जो होते हैं वो प्राइमरी डिवीजन करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम द्वारा बनाए जाते हैं, प्राथमिक विभाज्योत्तक के द्वारा, तथा इनसे उत्पन्न उत्तकों को प्राथमिक उत्तक कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि की अनुपस्थिति वाले पादपों में जड़ों और तनों में जो मोटाई में वृद्धि होती है वह प्राथमिक उत्तकों की कोशिकाओं के आकार में, जो प्राथमिक कोशिकाएं होती है उनके आकार में जब वृद्धि होती है उसके फलस्वरूप ही होती है। ठीक है। द्वितीयक वृद्धि वाले जो पाइप होते हैं उनमें जो मोटाई होती है उसमें नई नई कोशिकाओं के बनने के कारण संभव होती है। ऐसी कोशिकाएं जो होती है वो प्राथमिक रचनाओं में उत्पन्न होते हैं जो द्वितीयक उत्तक कहलाते हैं। ऐसी जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, प्राथमिक रचनाओं से उत्पन्न होते हैं। जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो प्राथमिक विभाज्योत्तक जो होता है उसी से वृद्धि करके, ग्रोथ करके द्वितीयक वृद्धि का कार्य करता है। अक्ष की लंबाई में होने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, तथा मोटाई में जब अक्ष मतलब जो ऊपर की ओर जो वृद्धि करता है, शीर्ष की ओर जो वृद्धि करता है, अक्ष जिसको बोलते हैं, एक्सिस जिसको बोलते हैं, अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है तो वो प्राथमिक वृद्धि कहलाएगी। और अगर किसी पादप के मोटाई में वृद्धि हो रहा है, अगर वो जो पादप है उसका जो तना है या फिर शाखा जो है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है तो उसको बोलते हैं उसकी द्वितीयक वृद्धि। परिभाषिक दृष्टि से पार्श्व विभाजित उत्तक जैसे कि कैम्बियम तथा कार्क एथा की क्रियाशीलता के फलस्वरूप क्या होता है, जो संवहनीय क्षेत्र होता है, वेस्कुलर रीजन जो होता है, उसमें क्या होता है, द्वितीयक उत्तकों के बनने के कारण जड़ तथा तने के मोटाई में होने वाली वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले द्विवर्षीय बहुवर्षीय प्रकृति का होना द्वितीयक वृद्धि का ही कारण संभव हो पाता है। अगर द्विबीजपत्रीय तना में द्वितीयक वृद्धि देखते हैं तो सर्प, छूप और वृक्ष जो झाड़ी होता है और वृक्ष प्रकृति के द्विबीजपत्रीय तनों में एथा और कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप द्वितीयक वृद्धि की क्रिया संपादित होती है। द्विबीजपत्रीय तना में द्वितीयक वृद्धि की क्रिया को दो मुख्य शीर्षकों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है आपका संवहनीय क्षेत्रों में द्वितीयक वृद्धि या कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि। क्या बोल रहा है कि अगर जब हम लोग द्विबीजपत्रीय जो तना होता है, द्विबीजपत्रीय पादप वाला जो तना होता है, अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको दो अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका बोल रहा है कि वेस्कुलर रीजन जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके कारण जो द्वितीयक वृद्धि होता है उसको पढ़ेंगे। संवहनीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि जो होता है वो कैम्बियम की क्रियाशीलता, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम पर निर्भर करती है, जो कि अलग अलग स्टेजेस में पाए जाते हैं। पहला है कैम्बियम वलय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, ये जाइलम हो गया, ये हो गया फ्लोएम, उसके बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसमें वलय बन जाता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कैम्बियम वलय का निर्माण। इसमें जो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि संवहन पुल जो होता है, संवहन पुल में क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और कैम्बियम होता है। ठीक है। तो जो जाइलम होता है उसमें फ्लोएम के बीच में एधा की पट्टी पाई जाती है, कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। यह एक स्तरीय होती है जब तना वयस्क हो जाता है, वन लेयर होता है। ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। इसके बीच में एक स्तरीय सिंगल लेयर क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है। जब तना वयस्क होता है, मतलब जब तना धीरे धीरे मैच्योर्ड होता है, वृद्धि करता है, तो द्वितीयक वृद्धि होती है, तो यह पुलीय कैम्बियम सक्रिय हो जाता है। इसके सक्रिय होते ही दो संवहन पुलों के मध्य क्या हो जाता है, मेडुलरी रेस की कोशिकाएं जो दो पुलीय कैम्बियम की संधि में स्थित होती है प्रविभाजी हो जाती है तथा एक स्तरीय पट्टी बनाई जाती है। तो एक स्तरीय क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, अंतरपुलीय कैम्बियम। क्या बोलेंगे इसको, अंतरपुलीय कैम्बियम। तथा इससे जुड़े संवहन पुलों के बीच में अंतरपुलीय कैम्बियम के बनने से प्रभाजी उत्तकों के एक वलयाकार रचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम वलय कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जो संवहन पुल होते हैं उसके बीच बीच में अंतरपुलीय कैम्बियम पाया जाता है। ये जो होता है वो अंतरपुलीय कैम्बियम पाया जाता है ना।
उससे क्या होता है, प्रविभाजी ऊतकों की एक क्या बनती है, वलयाकार रचना बन जाती है। इस टाइप का जो संरचना होता है, वलय वेव टाइप का संरचना होता है, वो बन जाता है और एक वलयाकार रचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम वलय कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, कैम्बियम वलय, रिंग बोलेंगे। आप देखते हैं द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। कैम्बियम वलय में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो समन्यासिक डिमेट्रिक कोशिकाओं को रश्मि आरंभक रे इनिशियल कहते हैं, जबकि कुछ ढोलकानुमा बेरल शेप्ड तथा अपेक्षाकृत दीर्घाकृत कैम्बियम कोशिकाओं को तर्की रूपी आरंभक कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो कैम्बियम होता है वो कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। जो अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो जो कैम्बियम की कोशिकाएं होती हैं वो डिवीजन प्रारंभ कर देती है, विभाजन प्रारंभ कर देती है। यह जो विभाजन होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। फ्यूजिफॉर्म यानी तर्कुरूप आरंभ स्पर्श रेखीय विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। डॉटर सेल्स का कोई भी विभाजन होता है तो विभाजन के पश्चात क्या हो गया, इसमें दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से एक विभाज्योतक प्रकृति वाली होती है और दूसरा जाइलम या फ्लोएम मातृ कोशिका में बदल जाती है। क्या बोल रहा है कि द्वितीयक संवहन जो होता है ऊतकों का निर्माण, उसमें क्या होता है, कैम्बियम वलय जो होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, इसके बीच में कैम्बियम वलय पाया जाता है, एक लेयर। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है अगर समन्यासिक होती है तो रश्मि आरंभक कहा जाता है, जबकि ढोलक नुमा रचना होती है तो मतलब एक जैसा संरचना होता है तो समन्यासिक बोलते हैं, और अगर ढोलकनुमा रचना होती है तो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घाकृत कैम्बियम कोशिका कहेंगे या फिर तर्कुरूपी आरंभक कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये जो कैम्बियम कोशिकाएं हैं ये क्या करता है, डिवीजन करना प्रारंभ कर देता है, विभाजन करना प्रारंभ कर देता है, और विभाजन करने के पश्चात क्या बनता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है, एक देखो हम लोगों के पास अगर ट्विंस बच्चे भी होते हैं तो दोनों के प्रकृति अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही ये जो होता है कि दो पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं कैम्बियम वलय के कोशिकाओं से, उसमें क्या होता है, एक का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, विभाज्योतक प्रकृति वाला, और दूसरा का नेचर जो होता है वो मातृ कोशिका जाइलम और फ्लोएम जैसे बदल जाता है। फिर अगर देखते हैं कि जो कैम्बियम द्वारा बनाया गया जो डॉटर सेल है तो उसमें से निचला परत जो होता है उसकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता रह जाती है। तो दो प्रकार के कोशिका बने, तो जो निचला कोशिका जो रह जाता है उसमें विभाजन की क्षमता रह जाती है। जो बाहर की ओर अर्थात परिधीय हिस्से की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक संवहन ऊतक के रूप में फ्लोएम का निर्माण करती है तथा इनके द्वारा विभेदन के फलस्वरूप बनाए गए फ्लोएम को द्वितीयक फ्लोएम या बास्ट कहा जाता है। ठीक है, यदि कैम्बियम के द्वारा बनाई गई दो पुत्री कोशिकाओं में से ऊपरी परत की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता रह जाती है तो केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर बनी कोशिकाएं जो होती है द्वितीयक संवहनी ऊतकों में विभेदित हो जाती है। किसमें विभेदित हो जाती है, द्वितीयक संवहनी ऊतकों में विभेदित हो जाती है। तो इस स्थिति में केंद्र की ओर जाइलम बनता है और इससे बनने वाले जाइलम को द्वितीयक जाइलम कहते हैं या फिर कास्ट जाइलम कहते हैं। सामान्यतः कैम्बियम जो होता है वो केंद्र की ओर ज़्यादा सक्रिय रहता है, अर्थात केंद्र की ओर ज़्यादा मात्रा में द्वितीयक जाइलम का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं द्वितीयक जाइलम जो होते हैं वो अधिक मात्रा में बनने के कारण क्या होता है, कैम्बियम वलय जो होता है परिधि की ओर खिसकता जाता है। जब सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ होता है तो वो क्या कहता है, धीरे धीरे फैलते जाएगा। भाई सेकेंडरी जाइलम जो ग्रोथ करते जाएगा तो धीरे धीरे अपने स्थान को बढ़ाता जाएगा। तो जब स्थान को बढ़ाता है वो तो क्या होता है, ये धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकते जाएगा, है ना। तो क्या होता है, इससे प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम जो होते हैं वो पहले पास से स्थित थे। अब जाइलम का आकार बढ़ते गया, जाइलम कोशिकाओं का आकार माप बढ़ते गया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। इतना ही नहीं, द्वितीयक फ्लोएम के दबाव के कारण प्राथमिक फ्लोएम बाद में कुचलकर अवशेष के रूप में रह जाता है। जब द्वितीयक फ्लोएम आता है तो जो प्राथमिक फ्लोएम होता है वो जाइलम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में दबकर नष्ट हो जाता है, अवशेष के रूप में रह जाता है तथा द्वितीयक जाइलम के दबाव के कारण प्राथमिक जाइलम केंद्रीय हिस्से अर्थात मज्जा की ओर आ जाता है। एक चीज़ देखना आप लोग, ठीक है। ये क्या है, आपका जाइलम है, जाइलम जो है प्राथमिक, ठीक। अब जाइलम सेकेंड बना, फिर यहाँ पे फ्लोएम और यहाँ पे फ्लोएम 2।
ये और ये पहले एक साथ स्थित थे, अब इसमें ये क्या होता है, ये बढ़ते जाता है, तो अब ये और ये क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्लोएम 1 और फ्लोएम 2। अब इन दोनों में संख्या में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाता है, दब के अवशेष के रूप में रह जाता है, और ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे मज्जे की ओर आ जाता है। द्वितीयक फ्लोएम वाली वाहिनी नलिकाओं सीव ट्यूब्स, सकेंद्रीय कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर्स का बना होता है। जो फ्लोएम होता है, द्वितीयक जो फ्लोएम होता है, उसमें चारों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या कौन कौन से चारों प्रकार के उत्तक सिस्टम होते हैं, जैसे कि टिश्यू सिस्टम होता है, जैसे कि सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम बास्ट कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स। द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, चारों प्रकार के उत्तक सिस्टम पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में ये क्या होता है, पीस्ड होता है, गर्त युक्त होता है। द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाएं क्या होती हैं, वाहिनियों में गर्ती तथा स्थूलन के साथ साथ जलिका वक्त रेटिकुलेट तथा सीढ़ीनुमा स्थूलन वाले भी हो जाते हैं। कैम्बियम वलय की जो रश्मि आरंभक रे इनिशियल की कोशिकाएं होती हैं, वो द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम के साथ ऊपर और अंदर की ओर मृदुतकी कोशिकाओं बनाती है, जिससे अक्ष में द्वितीयक जाइलम होता है, वो द्वितीयक फ्लोएम तक एक पट्टी दिखाई देने लगता है, जिसे द्वितीयक उत्तकों में स्थित होने के कारण द्वितीयक मज्जा रश्मियां कहते हैं। अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाय कैम्बियम रिंग देखेंगे, कैम्बियम रिंग से वलय का देखेंगे, तो ये क्या होता है, सबसे पहले देखो कैम्बियम रिंग पाया जाता है। कैम्बियम रिंग में क्या होता है, फिर प्राइमरी जाइलम होगा, उसके बाद कैम्बियम रिंग के बाद क्या होता है, धीरे से प्राइमरी जाइलम होता है, फिर क्या होता है, ये दोनों में क्या होता है, बढ़ जाता है, फिर सेकेंडरी जाइलम होता है। सेकेंडरी जाइलम के बाद एक लाइन प्राइमरी फ्लोएम का पाया जाता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में दब के अवशेष के रूप में रह जाता है, और क्या होता है, ये हो गया। फिर है सेकेंडरी मेड्यूलरी रे, ये जो होता है ये मेड्यूलरी रे होता है, प्राइमरी मेड्यूलरी रे और फ्लोएजन। ठीक, ये हो गया। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसी को चित्र के रूप में दर्शाया गया है। ये जो होते हैं ये संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं से संबंध स्थापित करती है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर फ्लोएम तथा जाइलम की जीवित कोशिकाओं को भोजन सामग्री पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है, अभी हम लोगों ने देखा, जो द्वितीयक मज्जा रश्मियाँ होती है, द्वितीयक उत्तकों में स्थित होने के कारण द्वितीयक मज्जा रश्मियाँ कहते हैं, जिसको ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जीवित कोशिकाओं से संबंध स्थापित करती है। संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं से, इन्हीं कोशिकाओं से होकर ये फ्लोएम तथा जाइलम की जीवित जो कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है, भोजन सामग्री पहुंचाती है। इसके अलावा ये कोशिकाएं जो होती है भोजन संग्रह करने का भी काम करती है। कौन, मज्जा रेशे होते हैं जो संवहनीय ऊतकों के क्षेत्र में पित्त व कॉर्टेक्स का संबंध भी उन्हीं ऊतकों के द्वारा स्थापित होता है। और जाइलम क्षेत्र में स्थित रश्मियाँ जो होती है, जाइलम के जो क्षेत्र में मेड्यूलरी रेज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जाइलम रेज, और फ्लोएम के क्षेत्र में जो मेड्यूलरी रेज होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोएम रेज। फिर तीसरा देखते हैं वार्षिक वलय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। कैम्बियम की क्रियाशीलता जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो कैम्बियम होता है उसका क्रियाशीलता किस पर निर्भर करता है, तो फ्लोएम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कैम्बियम की क्रियाशीलता जो होती है वो जलवायु जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उस जगह में जहाँ पे पादप स्थित है उस पर निर्भर करता है। उन क्षेत्रों में जहाँ पूरे वर्ष जलवायु एक समान रहती है वहाँ कैम्बियम की क्रियाशीलता जो होती है वो एक समान बनी रहती है। और जहाँ पे अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता होती है मौसम की, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता उनमें भी चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे स्थानों में बसंत ऋतु में नई पत्तियों बनने के कारण भोजन की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कैम्बियम अधिक सक्रिय हो जाता है तथा बड़े घेरे वाला हो जाता है। ठीक, वाहिकाओं का निर्माण करता है। इसके विपरीत यह गर्मी अथवा शरद में, ऑटोमम और समर में क्या करता है, संकीर्ण वाहिकाओं का निर्माण करता है। एनुअल रिंग बनता है तो ये क्या होता है, जब परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन में क्या होता है, मौसम का परिवर्तन जो होता है मौसम परिवर्तन होता है तो जब बसंत ऋतु आती है नई पत्तियां बनती है, जब उस पर भोजन का सक्रिय होता है तो कैम्बियम सक्रिय हो जाता है और क्या करता है, वाहिकाओं का जो निर्माण करता है वो चौड़े वाहिकाओं का निर्माण करता है। लेकिन जब यही ग्रीष्म ऋतु आता है या फिर ऑटोमम आता है तो उसमें क्या होता है, शरद ऋतु आता है या फिर ग्रीष्म ऋतु आता है तो उसमें पतले वाहिकाओं का निर्माण करता है। क्लियर, ये देख के आप जान लेंगे। जैसे कि ये ऑटोमम और स्प्रिंग में है, एनुअल में क्या होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है।
बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बने वाले जो लकड़ी होते हैं, मतलब जो कास्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म कास्ट कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे अत्यधिक ठंड पाया जाता है उसमें क्या होता है? ग्रीष्म कास्ट और बसंत कास्ट के साथ बनता है। ग्रीष्म कास्ट और बसंत कास्ट एक साथ बनता है। और जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे शरद कास्ट बनता है। अर्थात तना के द्वितीयक वृद्धि कास्ट में दो तरह के कास्ट वाले दिखाई देते हैं। एक तो बसंत कास्ट दिखाई देगा और इसके साथ दूसरा कास्ट के रूप में ग्रीष्म कास्ट, समर वुड, ऑटोमम वुड और क्या दिखाई देगा? समर वुड दिखाई देता है। चूंकि कास्ट का निर्माण जो होता है वो कैम्बियम वलय के कारण होता है ना। अतएव अनुप्रस्थ काट टीएस में देखने पर क्या दिखाई देता है? अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स जब उसको काटेंगे, कट करेंगे तो इसमें वार्षिक वलय में यह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वलय के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग कहते हैं। वार्षिक वलय का निर्माण उन क्षेत्रों के वृक्षों के काष्ठ में होता है जहाँ मौसमी विभिन्नता पाई जाती है। कैम्बियम की सक्रियता के कारण प्रतिवर्ष अलग अलग कास्ट क्या बनता जाता है? वुड रिंग बनते जाता है, जिसके कारण एक वलय एक वर्ष की वृद्धि को सुनिश्चित करता है। अर्थात वार्षिक वलयों का जो वार्षिक वलय जो होते हैं, अगर उनको गिन लेंगे तो उस पादप की आयु की गणना आसानी से की जा सकती है। वनस्पति विज्ञान की विशिष्ट शाखा के अंतर्गत वार्षिक वलयों तथा उससे जुड़े लक्षणों के आधार पर पौधे की अनुमानित आयु का पता लगाया जाता है, जिससे उससे संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका असहवनीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि या कार्प कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, कैम्बियम के कारण हो गया था। अब एक कार्क कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? संवहन कैम्बियम की सक्रियता, संवहनी कैम्बियम की सक्रियता से बनने वाले द्वितीयक संवहनी उत्तकों के कारण परिधीय उत्तकों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण बाह्य त्वचा और परिधीय क्षेत्र के उत्तक क्या होते हैं? बाह्य त्वचा जो होते हैं और परिधि में जो उत्तक स्थित होते हैं वो क्या होते हैं? दबने शुरू हो जाते हैं, उनमें दबाव बढ़ते जाता है और दबने लगते हैं। ऐसी स्थिति के बचाव के लिए सामान्यतः जो पेरिसाइकिल है वो नई कोशिकाओं के वलय की उत्पत्ति होती है। पेरिसाइकिल में क्या होता है? नई कोशिकाओं का वलय जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? कार्क कैम्बियम या कागज जान फेलोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्क कैम्बियम या नया फेलोजन कहते हैं। कार्क कैम्बियम की परिधि केंद्र की ओर कोशिकाओं का निर्माण करती है। बाहर की ओर निर्मित होने वाला उत्तक जो क्या कहलाता है? कार्क फ्लोएम कहलाता है, जबकि नीचे और केंद्र की ओर बनने वाला, परिधि की ओर बनने वाला क्या कहलाता है? कार्क कहलाता है। और केंद्र की ओर बनने वाले उत्तक मृदुतक प्रतिकृति के होता है तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स या फ्लोएम कहलाता है। कार्क कैम्बियम जो होता है वो परिधि की ओर ज़्यादा सक्रिय होता है अर्थात ज़्यादा मात्रा में कार्क बनता है। कार्क की कोशिकाएं जो होती है वह अंतर अवकाश रहित होती है, मतलब उन दोनों के बीच में दो जो कार्क होते हैं, कोशिकाएं जो होती है उनमें स्पेस नहीं पाया जाता है तथा भित्ति पर सुबेरिन का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है? वो मृत हो जाती है। प्रायः रंध्रों के नीचे कहीं कहीं पर कार्प कैम्बियम की कोशिकाएं बाहर की तरफ कार्क का निर्माण नहीं करती, बल्कि अन्यत्र अंतर कोशिकाएं अवकाश युक्त ढीले ढाले कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे पूरक कोशिकाएं अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाएं कहते हैं। साथ समस्त अंतर अवकोशिकीय अवकाश युक्त कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? वातरंध्र कहते हैं। यह है एपिडर्मिस, यह है फैलम। फैलम के नीचे आता है फैलोजन जिसका एक लेयर होता है और उसके नीचे एक लेयर क्या पाया जाता है? फैलोडर्म पाया जाता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पाया जाता है। वातरंध्र का निर्माण जो होता है वो बाह्य त्वचा के वातरंध्र के स्थल पर पहुंचकर क्या करता है? जो वातरंध्र का निर्माण होगा वो बाह्य स्थल के वातरंध्र पर जाता है और टूट फूट जाता है या गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है। असामान्य क्षेत्र में इस प्रकार के बने तथा उपस्थित कार्क को कार्क कैम्बियम या द्वितीयक कॉर्टेक्स को एक साथ मिलाकर परिचर्म कहते हैं, पेरिडर्म कहा जाता है। पूरक कोशिकाएं अगर पर्याप्त अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है तो इसका संबंध तने की भीतरी जीवित कोशिकाओं से किया जाता है। ठीक है, जब शीत ऋतु आता है, ठंडी का मौसम जब आता है, शीत ऋतु जब आता है तो कार्क कोशिकाएं जो होती है वातरंध्र को बंद हो जाती है, लेकिन बसंत ऋतु में जो कार्क कैम्बियम है वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। तो इसकी सक्रियता के कारण क्या हो जाता है? जो कार्क का परत जो होता है वो नष्ट हो जाता है और वातरंध्र पुनः क्या हो जाता है? खुल जाता है स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र रूप से अपने आप में ग्रोथ करने लगता है। ठीक, फिर देखते हैं हार्टवुड और सेपवुड, अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ।
नेक्स्ट है आपका अंतःकाष्ठ किसको बोलते हैं और रस काष्ठ किसको बोलते हैं। देखो अगर इसका हम लोग संरचना देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स, ये फेलोडन, फेलोजन, कॉर्क, एपिडर्मिस, क्यूटिकल का लेयर। क्लियर। इसमें बाह्य त्वचा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, दबाव बन जाता है उसमें, ठीक है, ये दबाव बन जाते हैं। फिर है अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ। द्वितीयक काष्ठ में कुछ समय के पश्चात पुराने जो काष्ठ होते हैं, मतलब जो पुराना काष्ठ हो गया वो क्या होता है, अपेक्षाकृत नए काष्ठ हल्के। पुराना काष्ठ क्या होता है, वो गहरे रंग का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, और नया काष्ठ जो रहता है, नया लकड़ी जो होता है वो हल्के रंग का दिखता है। तो इनमें क्या होता है, क्रियाशीलता में भी अंतर होगा, कलर में भी अंतर होता है। तो इनका अगर केंद्रीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, टैनिन, तेल और फिनोलिक पदार्थों का संग्रहण हो जाता है। जो क्या बोलते हैं, उसका मिड सेक्शन होता है, केंद्र का जो भाग होता है उसमें क्या होता है, टैनिन, तेल और फिनोलिक पदार्थों का संग्रहण हो जाता है। यह संवहन का कार्य नहीं करता है। ऐसे काष्ठ को अंतःकाष्ठ कहते हैं। जो बीज में होता है ना, ये क्या हो जाता है, इसमें संग्रहण का कार्य होना शुरू हो जाता है। किसका किसका, ऑयल का, टैनिन का, है ना, फिनोलिक पदार्थों का। तो ये क्या करता है, अंतःकाष्ठ जो होता है वो क्या करता है, संवहन का कार्य नहीं करता, क्योंकि स्टोरेज हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो इसको सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे काष्ठ जो कार्य की सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जल संवहन के कार्यों को करते हैं, परिधि क्षेत्र में होते हैं। ये देखो, ये है अगर मान के चलो जगह पुराना काष्ठ तना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीच का काष्ठ जो होता है वो केंद्र का काष्ठ हो गया, इसमें स्टोरेज हो जाता है, तो इसमें संवहन का कार्य तो नहीं हो सकता। तो ये अक्रिय हो गया। ये अब ये साइड बचा, ये हो गया सक्रिय। तो इसमें जल संवहन का कार्य होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रस काष्ठ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अंतःकाष्ठ बोलते हैं। पूरा है ना, अंतःकाष्ठ जो होगा वो अंदर का केंद्र का भाग होता है, और वो हो गया। ये था द्विबीजपत्रीय तने में वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि। अब देखते हैं कि एक बीजपत्रीय तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्रीय पौधों में नहीं होता, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं उनमें अपवाद स्वरूप देखा जाता है, जैसे कि युक्का, ड्रेसिना, एगेव आदि उपयुक्त उदाहरण है, जिसमें असामान्य रूप से ही नहीं लेकिन कैम्बियम का निर्माण होता है। यही कारण है कि इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। बाकी जो एक बीजपत्रीय ड्रेसिना का लगभग 6000 वर्ष पुराना जो 14 मीटर व्यास वाला पौधा होता है, जो सन 1868 में मिला। कुछ पामों में साल दर साल तना मोटा होता है और मजबूत बन जाता है, किंतु उनकी वृद्धि विभाजियों तक उत्तक के स्थूलता के कारण होती रहती है। इस तरह के पौधों में कैम्बियम का निर्माण नहीं होता है। ड्रेसिना जो है वो लिलिएसी कुल का सदस्य है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि होना असंगत है, लेकिन एक बीजपत्रीय तना में अध्ययन के लिए इसका उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। जो बाह्य त्वचा होता है वो दृढ़ोत्तक कोशिकाओं का बना होता है, जो एपिडर्मिस होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। अधः त्वचा जो होता है वो भरण उत्तक में होते हैं, और प्रारंभिक संवहन पुल होता है। संवहन पुल जो होता है वो कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, एंडार्क और बंद प्रकार का होता है। द्वितीयक वृद्धि के आरंभ होने की स्थिति में अधः त्वचा जो होता है, हाइपोडर्मिस जो होता है, वो बाद में स्थित संवहन पुलों के क्षेत्र से बाहर स्थित भरण उत्तक की कोशिकाओं में कैम्बियम वलय की कोशिकाओं के विकसित होने से होता है, जो द्वितीयक वृद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, कैम्बियम वलय की जो कोशिकाएं होती है वो केंद्र की ओर काफी मात्रा में संयुक्त उत्तक बनाते हैं, जिनमें से कुछ उत्तक जो होते हैं वो संवहन पुल में विभेदित हो जाते हैं। प्रत्येक द्वितीयक संवहन पुल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोसेंट्रिक होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं, एम्फीवेसल्स होते हैं, है ना। कैम्बियम वलय का निर्माण जो होता है परिधि की ओर होता है, और द्वितीयक कॉर्टेक्स अर्थात भरण उत्तक बनाती है। अधः त्वचा के संसर्ग में स्थित कोशिकाओं से कार्क कैम्बियम उत्पन्न होता है, जिनसे परिधि की ओर की कोशिकाएं निर्मित होती है, कि कार्क तथा वातरंध्र के रूप में विभेदित हो जाती है। ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाता है एक बीजपत्रीय तने में। फिर देखेंगे एक बीजपत्रीय जड़ में द्वितीयक वृद्धि। जैसे एक वर्षीय द्विबीजपत्रीय पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि की क्रिया नहीं होती है, बहुवर्षीय द्विबीजपत्रीय पौधों के मूसला जड़ में और पार्श्वीय जड़ में द्वितीयक वृद्धि की होती है। ठीक है, वैसे ही अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियम की उत्पत्ति एवं सक्रियता तथा कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति एवं सक्रियता के आधार पर दो प्रकार से इसमें द्वितीयक वृद्धि का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पहला है आपका कैम्बियम की उत्पत्ति एवं सक्रियता के आधार पर। जो फ्लोएम होता है क्या करता है,
द्वितीयक वृद्धि में क्या करता है, प्रारंभ में फ्लोएम के ऊपर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, प्रविभाजी होकर एक पतली पट्टी बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम कहते हैं। यह पट्टी दोनों दिशाओं में आगे बढ़कर परिरंभ जो पेरिसाइकिल जो होती है उसकी कोशिकाओं से मिल जाती है। संसर्ग में आने जाने वाली क्या होता है, जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं होती हैं वो भी प्रविभाजी हो जाती हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप कैम्बियम की एक लहरदार पट्टी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की एक लहरदार पट्टी का निर्माण हो जाता है। जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फैलते जाता है, इसलिए, ठीक है। यह पट्टी फ्लोएम के नीचे तथा जाइलम के ऊपर स्थित होता है। ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये हो गया पट्टी बीच में। इसको क्या बोलते हैं, कंजॉइंट टिश्यू के बीच में कैम्बियम की पट्टी सक्रिय होकर केंद्र तथा परिधि की ओर कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। इधर भी ये जो हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। अब ये इधर भी निर्माण करता है कोशिकाओं का, इधर भी निर्माण करने लगता है, लेकिन अंदर की तरफ यह बाहर की तुलना में अधिक कोशिकाएं बनाता है। जो अवस्थाएं हैं प्राइमरी स्टेजेस, वो क्या करता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा वो डाइकॉट रूट में, द्विबीजपत्रीय में क्या होगा, इसमें असमान विभाजन के कारण जो बनी कोशिकाएं होती हैं उनमें दबाव होता है, जिससे प्राथमिक फ्लोएम क्या होता है, बाहर की ओर आने लगता है। और जो कैम्बियम होता है वो वलयाकार होता है, मतलब देखो फ्लोएम होता है फिर कैम्बियम होता है, तो जो फ्लोएम है वो बाहर की ओर आने लगता है और कैम्बियम जो होता है वलयाकार हो जाता है। और अंदर की बनी जो कोशिकाएं होती है वो द्वितीयक जाइलम परिधि की ओर, जाइलम द्वितीयक जो परिधि की ओर हो जाएगा और केंद्र की ओर क्या हो जाएगा, जाइलम प्राइमरी जाइलम हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक जाइलम जो होता है वो अपेक्षाकृत की भित्ति जो होती है पतली होती है, वैसल जाइलम इसमें भी चारों प्रकार के होते हैं, बना होता है, ठीक है। और जो जड़ें होती है वो वार्षिक वलय में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मिट्टी में धंसे रहने के कारण ये क्या होता है, इन पर वायुमंडल का प्रभाव जो होता है वो कम होता है। जो जड़ें होती है वो कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है, तो इनमें वायुमंडल का डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता है, और डायरेक्ट प्रभाव नहीं होने के कारण इसमें द्वितीयक वृद्धि जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें वार्षिक वलय जो होता है, एनुअल रिंग जो होता है वो दिखाई नहीं देता स्पष्ट रूप से। द्वितीयक वृद्धि होते रहने के बाद जड़ में प्राथमिक जाइलम का जो अस्तित्व है वो आखिरी तक बना रहता है, ठीक है। द्वितीयक फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सखी नलिकाएं तथा अधिक मात्रा में मृदुतक एवं फ्लोएम फाइबर्स का बना होता है। इसमें भी जो फ्लोएम होते हैं उसमें चारों प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इनमें कुछ समय के बाद क्या होता है, प्राथमिक फ्लोएम जो होता है वो दबकर नष्ट हो जाता है। द्वितीयक फ्लोएम की पतली परत ही विद्यमान रहती है। कैम्बियम की कोशिकाएं जो होती है वो प्रोटोजाइलम के वाले क्षेत्र में द्वितीयक जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण न करके मृदुतकी कोशिकाओं की अरीय पंक्तियां बनाई जाती है, ठीक है। इसे द्वितीयक मज्जा रश्मियां कहा जाता है। जड़ के द्वितीयक उत्तक में मज्जा रश्मियां जो होती है उनके तुलना में ज़्यादा होता है। फिर है कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति एवं सक्रियता। अगर कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति एवं सक्रियता देखेंगे तो संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ हो जाने के बाद परिरंभ की जो कोशिकाएं होती है, पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती है, वे विभाजित होकर प्रविभाजी प्रकृति वाली कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो कि कार्क कैम्बियम वलय के रूप में कार्य करती है। कार्क कैम्बियम अर्थात फेलोजन की कोशिकाएं परिधि की ओर तथा कार्क तथा अंदर की ओर द्वितीयक कॉर्टेक्स का बनाता है। इन द्वितीयक कोशिकाओं के दबाव के कारण प्राथमिक कॉर्टेक्स तो होते हैं और अंतः त्वचा की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इन कोशिकाओं के साथ साथ मूल बाह्य त्वचा भी नष्ट हो जाती है। ये सभी क्या करते हैं, मृत उत्तक जड़ की बाह्य सतह पर छाल के रूप में लगे रहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जड़ में कार्क और कार्क कैम्बियम जो द्वितीयक कॉर्टेक्स और द्वितीयक फ्लोएम कैम्बियम, द्वितीयक जाइलम तथा प्राथमिक जाइलम पाए जाते हैं। जड़ों में क्या होता है, जो छाल होता है वो अल्प विकसित होता है, जो कि पतली स्तर के रूप में विद्यमान रहता है। बाह्य त्वचा कॉर्टेक्स और अंतर त्वचा जो होता है वो कार्क का बना होता है। जड़ों में छाल का अधिक विकास नहीं होने दिया जाता, क्योंकि छाल के होने से जल अवशोषण में बाधा पहुंचती है, इसलिए जड़ों में छाल बनने के तुरंत बाद मुक्त कर दी जाती है। द्वितीयक वृद्धि के क्रम में यत्र तत्र वातरंध्रों का भी विकास होता है। कार्क कैम्बियम तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स तीनों एक साथ मिलाकर परिचर्म और पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। अब देखते हैं कि प्राथमिक कास्ट और परिवर्ती कास्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। बिटवीन अर्ली वुड एंड लेट वुड में क्या अंतर होता है, तो प्राथमिक कास्ट जो होता है वो बसंत ऋतु में या उसके आसपास निर्मित होता है। इसका निर्माण हेमंत अर्थात शरद ऋतु के आसपास होता है। प्राथमिक जो कास्ट होता है इसके निर्माण में कैम्बियम अधिक क्रियाशील होता है, और जबकि परिवर्ती कास्ट में कैम्बियम अल्प क्रियाशील होता है। प्राथमिक कास्ट जो होता है इसमें द्वितीयक जाइलम बड़े व्यास वाले होते हैं और इसमें द्वितीयक जाइलम छोटे व्यास वाले होते हैं। प्राथमिक
कास्ट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, जबकि द्वितीयक कास्ट मतलब जो परिवर्ती कास्ट होता है वो अल्प मात्रा में बनता है। इसमें जो प्राथमिक कास्ट होता है उसमें जाइलम रेशो की संख्या कम होती है, जबकि परिवर्ती कास्ट में जाइलम रेशो की संख्या अधिक होती है। संवहनी ऊतक कम मोटी भित्ति वाले होते हैं। इनमें संवहनी ऊतक जो होते हैं वो मोटी भित्ति वाले होते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में वृद्धि होता है। ये अपेक्षाकृत हल्के रंग वाले होते हैं, ये अपेक्षाकृत गहरे रंग वाले होते हैं। हम देखते हैं द्वितीयक वृद्धि का महत्व। बहुवर्षीय पौधे में द्वितीयक वृद्धि द्वारा प्राथमिक ऊतक और द्वितीयक ऊतक के बीच सामंजस्य पैदा करता है। क्या करता है? प्राथमिक ऊतक और द्वितीयक ऊतक के बीच सामंजस्य पैदा करता है। तो द्वितीयक वृद्धि के कारण बड़े तथा ऊंचे वृक्षों में स्थायित्व आ जाता है। द्वितीयक वृद्धि जो होता है उसके कारण क्या होता है? बड़े वृक्ष जो होते हैं वो स्थायित्व यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है वो स्थिर हो जाता है। इसके कारण बनने वाले द्वितीयक काष्ठ के वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्षों का जो वर्षों का मतलब उसके उम्र का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि हर साल एक रिंग का निर्माण होता है, जितने रिंग होंगे उतने ईयर्स होंगे। इसके फलस्वरूप बनने वाले द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम के कारण जल, खनिज के संवहन तथा भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका स्थानांतरण बिना किसी बाधा के होता है। इसमें द्वितीयक कॉर्टेक्स के निर्माण के कारण नए संग्रहणी ऊतक पादप अक्ष में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पेरिडर्म बनने से आंतरिक ऊतकों की परिरक्षा आसानी से संभव हो जाता है। वातरंध्र के बनने से वातावरण और पौधों के बीच अक्ष के बीच गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही द्वितीयक वृद्धि का महत्व तो यहीं पे समाप्त होता है और हमारे जो सारे टॉपिक से आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पौधों की आकारिकी पार्ट 7 में। ठीक है, इसके अगले चैप्टर पार्ट 8 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा में। धन्यवाद।